तो मैं आशीष आप सबको स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8th की हिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर। दैट मीन्स कि व्यापार से लेकर साम्राज्य तक कंपनी ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। कैसे कर ली वो हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। औरंगजेब वाज द मोस्ट एंड लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। जो औरंगजेब था वह आखिरी मुगल शासक था जो कि शक्तिशाली रहा। ही एस्टेब्लिशेस कंट्रोल ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज ऑल्सो नोन एज इंडिया। उसने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अब यहाँ पे 2 मिनट में लेना चाहूँगा आपकी, जो कि आप 7th क्लास में पढ़ चुके हो, उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे कि मुगल एम्परर्स, मुगल रूलर्स कौन थे। सबसे पहले कौन था? सबसे पहले मुगल रूलर्स बाबर हुए थे। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब ने राज सिंहासन की गद्दी संभाली थी 1658 में, 1658 में। और जैसे कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, आफ्टर हिज डेथ उनकी मृत्यु हो गई थी 1707 में। उनकी मृत्यु होने के बाद जो मुगल के सूबेदार थे, काफ़ी सारी रियासतों के, और बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया था। एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स, उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें बना ली थी और वह उनको ताकतवर होने के रूप में सामने लेकर आने लगे। दिल्ली कुड नॉट नो लार्जर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। दिल्ली अब अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जो दूसरा हाफ होता है, सेकेंड हाफ होता है, उसमें एक नई शक्ति बनकर उभर रही थी राजनीति की। उसको क्या कहते हैं, क्या नाम था उसका? ब्रिटिश, अंग्रेज। डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी? क्या आप जानते हैं कि जो ब्रिटिश आए थे, जो अंग्रेज आए थे, वह यहाँ पर अपना एक छोटा सा व्यापार करने आए थे, न कि उनकी कोई इच्छा थी यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करने की। हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर? तो फिर वे यहाँ के शासक कैसे बन गए, इतने बड़े शासन के शासक कैसे बन गए? इस चैप्टर में आप देखेंगे इन सभी चीज़ों को कि कैसे वो यहाँ पर एक साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो गए। ये देखिए, एक फ़ोटो देख लेते हैं। ये फ़ोटो बहादुर शाह जफर और उनके बेटों का है, जो कि अंग्रेज़, और अंग्रेज़ कौन? कैप्टन हडसन। कैप्टन हडसन ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। कब? जब 1857 की क्रांति हुई। तब तक भी मुगलों का कुछ दबदबा था। वैसे तो औरंगजेब आखिरी बहादुर मुगल शासक थे, लेकिन फिर भी कुछ दबदबा था। लेकिन 1857 में जब क्रांति हुई तो उस समय अंग्रेजों ने क्रांति दबाने के बाद बहादुर शाह जफर को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और उनके बेटों को उनके सामने ही मार गिराया। चलिए अब देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह पूर्व में आई। कैसे? इन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड ए चार्टर। अब यहाँ वर्ड देखिए, चार्टर है, वो चार्ट का मतलब होता है कि इजाज़तनामा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इजाज़त ले ली थी रूलर ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की शासक से, जिसका नाम था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। उन्होंने उनको परमिशन दे दी थी। ये चार्टर, ये इजाज़तनामा एक परमिशन था कि वह ईस्ट में जाकर अपना बिजनेस कर सकते हैं। ग्रांटिंग इट, दिस मीन्ड दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड could this meant that no other trading group in England could compete with the ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर
across the oceans looking for new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices. इस चार्टर के सारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमतों पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। अब यहाँ पर एक मैप है, इसको देख लेते हैं कि इंग्लैंड किस रास्ते से इंडिया आया था। क्या है कि ये ब्रिटिशर्स हैं, ये ब्रिटिशर्स हैं और ये इस रास्ते से होते हुए, ये समुद्री रास्ता है, इस रास्ते से होते हुए यहाँ पे एक आइलैंड है सेंट हेलेना आइलैंड। कौन सा आइलैंड है? सेंट हेलेना आइलैंड। और इस आइलैंड से होते हुए ये अफ्रीका के जो बिल्कुल साउथ में एक जगह है कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप, यहाँ से आते हुए और ये देखिए अपने भारत की ओर बढ़ते हुए ये यहाँ पहुँचे। फिर यहाँ से ये मद्रास है, मद्रास से फिर इधर से आ जाएं तो ये बॉम्बे है, ये आपका। तो ये जगह है जैसे जैसे होकर यहाँ तक इंडिया वाले पहुँच चुके। लेकिन अब अगर आगे बढ़े तो जिस उम्मीद से वो इंडिया में जा रहे थे उसमें थोड़ी सी एक उलझन थी। वह क्या थी? उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन, कंपनी को अब किसी भी इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी से कंपटीशन का खतरा नहीं था। मर्केंटाइल, मर्केंटाइल होता है वाणिज्यिक, वाणिज्यिक का मतलब ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरीली, इनका उद्देश्य सिर्फ होता था ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन, कंपटीशन को कम करके, प्रतिस्पर्धा को कम करके, सो दैट दे कुड बाई चीप, जिससे कि वह सस्ता खरीद सकें और उसको महंगे से महंगा बेच सकें। अब यहाँ आप देखिए एक वर्ड है मर्केंटाइल, ये लिखा हुआ लेफ्ट साइड में, ए बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट, ये एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम है जिसमें चीज़ों को बहुत सस्ती कीमत पर खरीदकर उनको ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर बेचना होता है। इनका मुख्य उद्देश्य होता है सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। द रॉयल चार्टर, जो रॉयल चार्टर था वह शाही इजाज़तनामा था, वह उनको नहीं बचा पाया यूरोप की बाकी ताकतों को बिजनेस करने से। जब इंग्लिश पहली बार जहाज़ पर चढ़ रहे थे भारत की ओर आने के लिए, तब पुर्तगीज़ पहले से ही अपना एक व्यापार स्थापित कर चुके थे भारत में। और आप यहाँ देखना चाहेंगे कि जो भारत का बेस था वह गोवा बन चुका था। इट वाज वास्को डी गामा, यह वास्को डी गामा थे जिसने 1498 में भारत की खोज कर ली थी। बाय द अर्ली 17वीं शताब्दी की शुरुआत में डच टू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज़, डच ने भी व्यापार की संभावनाएं खोज ली थी इंडियन ओशन में। सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन द सीन, और फ्रांसीसी भी व्यापार करने की लाइन में खड़े हुए थे। द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स, समस्या तो यह भी थी कि सब सिर्फ कुछ ही चीज़ों खरीदना चाहते थे। उन चीज़ों में क्या था कि उसमें सूती कपड़े और रेशम के कपड़े होते थे, सूती कपड़े और रेशम होती थी, प्लस एक बहुत बड़ी मार्केट थी यूरोप में जिसको चाहिए था पेपर, काली मिर्च होती है, क्लोव्स लौंग होती है, कार्डमम इलायची होती है, एंड सिन्नामोन आपकी दालचीनी होती है। इन चीज़ों की बड़ी ही ज़बरदस्त मांग यूरोपीय देशों में होती थी। अब जब एक ही सामान के 2-3 मालिक हो जाते हैं, मान लो एक साइड बाय साइड दुकान है, तीनों पर एक ही सामान मिलता है, तो जब ग्राहक जाता है तो उन सामानों के लिए वहाँ पे एक कंपटीशन प्राइस होता है कि आप मेरे पास आइए मैं आपको सस्ता दूंगा, आप मेरे पास आइए मैं आपको सस्ता दूंगा। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ पे इस तरह होने लगा तो जो भारत में सामान की मूल्य था वह बढ़ता गया। किसानों के पास जाते, पहले मान लो 10 रुपये की है, नहीं ये तो 15 की हो गई। क्यों? क्योंकि उनके पास खरीदार
बढ़ रहे थे, उनके पास 3 खरीदार हो गए थे, 4 खरीदार हो गए थे, 5 हो गए थे। तो इस खरीदार बढ़ते बढ़ते तो वहाँ पर उन चीज़ों का जो रेट था वह बढ़ रहा था, जिसकी वजह से मुनाफा कम हो रहा था। इसलिए अब मुनाफे को बढ़ाने के लिए इन लोगों के पास एक ही था कि अपने कंपटीटर को रास्ते से हटा सकें, उन्हें वहाँ से दबाकर निकाल सकें। इस वजह से बाज़ारों पर कब्जा करने के लिए होड़ में इन कंपनियों में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता तो कोई सी भी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी पर हमला कर देती, उसके जहाज़ को डुबो देती या उनकी माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से यह व्यापार हथियारों की मदद से हो रहा था। और जो ट्रेडिंग पोस्ट हैं और जो इनकी चौकियां थी वो किलेबंदी फोर्टिफिकेशन किलेबंदी से सुरक्षित रखी जाती थी। अब यहाँ पे एक वर्ड आया फोर्टिफिकेशन, याद रखना इस चीज़ को। फोर्टिफिकेशन होता है किलेबंदी करना, अपनी एक जगह को घेर देना जिससे कि उसमें कोई दुश्मन एंट्री न कर सके। द एफर्ट टू फोर्टिफाई, जो किलेबंदी का इनका प्रयास था, व्यापार में मुनाफा कमाने को, इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी इनका टकराव होने लगा। भाई आपने जगह ली कि मुझे तो जगह चाहिए, सिर्फ व्यापार करना है किराए के लिए, ठीक है। उसके बाद उस जगह को अगर आप घेरने लगेंगे तो जो शासक थे उनको लगता है कि भाई तो यहाँ पर कब्जा करने वाला है। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। अब आइए देखते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में व्यापार शुरू कर दिया। अब पहली लाइन देखिए, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री, याद रखिएगा, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री, पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो शुरू की गई थी हुगली नदी के तट पर। और ये हुगली नदी कहाँ पर है? बंगाल में। कब की थी? 1651 में। कब? 1651 में। दिस वाज द बेस, यह बेस था, फ्रॉम विच कंपनीज ऑफ ट्रेडर्स, जिनको क्या कहते थे? फैक्टर्स। जो कंपनी के काम करने वाले थे, व्यापारी थे, उनको क्या कहते थे? फैक्टर कहा जाता था उस टाइम। द फैक्ट्री हैड ए वेयर हाउस, फैक्ट्री का एक वेयर हाउस था। वेयर हाउस गोदाम, बहुत बड़ा गोदाम। वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, जहाँ पर निर्यात करने के लिए, वर्ड पे ध्यान देना, एक्सपोर्ट होता है निर्यात करना। जब हम अपने देश से दूसरे देश में सामान बेचते हैं वह होता है एक्सपोर्ट। इंपोर्ट जब हम दूसरे घर से अपने घर पर सामान लेके आते हैं, दूसरे देश से अपने देश में लाते हैं, उसको हम कहते हैं इंपोर्ट। एंड इट हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल्स सेट, और इसी जगह पर ऑफिसेज भी होते थे जहाँ पे कंपनी के अफसर बैठते थे। बाय ट्रेड एक्सपेंडेड, वह ट्रेड फैलने लगा। कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स, कंपनी अपने मर्चेंट से, व्यापारियों से और सौदागरों से फैक्ट्री के आसपास रहकर अपना काम करने की बात करने लगी। 1696, ये देखिए लिखा हुआ है 1696, 1696 इट बिगेन बिल्डिंग ए फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट्स, उन्होंने अपने बस्ती के चारों ओर किला बनाना शुरू कर दिया। 2 ईयर्स लेटर, 2 सालों बाद, इट ब्राइड, उन्होंने घूस दी, उन्होंने रिश्वत देकर मुगल कर्मचारियों से कंपनी ने जमींदारी राइट प्राप्त कर लिए 3 गांवों के, 3 विलेजेस। उन 3 गांवों में से एक नाम है कालीकाटा, जो आगे चलकर कलकत्ता बना और आज इसको कोलकाता के नाम से जाना जाता है। इट ऑल्सो परसुएडेड, उन्होंने औरंगजेब को भी तैयार कर लिया कि वह उनको एक फरमान दे दें जिससे कि वह कंपनी बिना किसी टैक्स पे किए अपना बिजनेस कर सके, जिससे कि उन्हें मुनाफा हो सके। तो फरमान, अब यहाँ पर एक वर्ड आया फरमान। तो फरमान का मतलब होता है एक शाही आदेश, जिसका पालन पूरा देश करेगा, वह होता है शाही आदेश। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस,
अब कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए अगर बात करें, दी औरंगजेब फरमान, जो औरंगजेब का फरमान था, वह सिर्फ कंपनी वह सिर्फ कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे रहा था। लेकिन कंपनी के जो अफसर थे, बट द ऑफिसर्स ऑफ कंपनी, लेकिन कंपनी के जो अफसर थे, हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड, जो अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे, उनको उस फरमान में छूट नहीं थी। लेकिन दे रिफ्यूज टू पे, लेकिन वह शुल्क चुकाने से मना कर रहे थे। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। इससे क्या हुआ कि जो बंगाल में रेवेन्यू था, जो उनकी इनकम थी, वह कम हो गई। क्यों भाई? कंपनी बिजनेस कर रही है लेकिन पैसा नहीं दे रही। कंपनी के जो काम करने वाले हैं वे बिजनेस कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं दे रहे। जब बिजनेस हो रहा है लेकिन टैक्स पे नहीं होगा तो फिर उनके पास पैसा आएगा कहाँ से? इसलिए हाउ कुड द नवाब, अब इन सब समस्याओं के चलते जो बंगाल के नवाब थे मुर्शीद कुली खां, वो विद्रोह क्यों न करते। यहाँ तक ये पढ़िए। इनको पढ़ने के बाद हम आगे की तैयारी शुरू करते हैं और अगली क्लास में हम आगे का चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। नमस्कार दोस्तों।